हाँ, स्टार्ट कर सकते हो। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले सर्वप्रथम हम नमस्कार महामंत्र का स्मरण करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम, ओम ह्रीं नमो लोये सव्व साहूणम, ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलाणम च सव्वे सिंह पडमम भवै मंगलम। आज हम आराध्य देव के चरणों में मेरा सभक्ति वंदन, असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में मेरा भक्ति भरा वंदन, अत्र तत्र सर्वत्र विराजित समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। यहाँ उपस्थित सभी से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज कोरोना महामारी की वजह से हम सब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए जूम मीटिंग के माध्यम से एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच आज मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमान आनंदमल जी सेठिया, जिनका मैं हमारी तेरापंथ महिला मंडल की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, स्वस्थ रहे सब जीव जगत के, यही प्रभु से मंगल प्रार्थना, ऐसी शक्ति दे दो मुझको, योग की करूं मैं उपासना, योग की करूं मैं उपासना। आज हमारे बीच में यहाँ अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की कोषाध्यक्ष श्रीमती रंजू जी लूनिया भी उपस्थित होने वाली है। शायद वो जुड़ी या बाद में जुड़ेगी किंतु मैं श्रीमान आनंद जी सेठिया का संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ। श्रीमान आनंद जी सेठिया मूल निवासी गंगा शहर और नागपुर प्रवासी है। पिछले 33 सालों से जैन संस्कारक के रूप में शादियां, नामकरण, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्यक्रम जैन संस्कार विधि से कराने का दायित्व निभा रहे हैं। जीवन विज्ञान प्रशिक्षक के रूप में कई बार असम की यात्रा की, विद्या भारती स्कूल समूह के करीब 250 शिक्षकों को जीवन विज्ञान का प्रशिक्षण दिया। असम के कई क्षेत्रों में 1 से 3 दिवसीय प्रेक्षा ध्यान कार्यशालाओं का आयोजन करवाया। नागपुर में ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन अवकाश में बच्चों के लिए 7 से 15 दिन की कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। पिछले 9 सालों से महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र नागपुर में प्रतिदिन निःशुल्क ध्यान व योगाभ्यास के प्रयोग करा रहे हैं। लॉकडाउन प्रारंभ होने के बाद प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास ली जा रही है। केंद्र में एक बार 15 दिवसीय व कई बार 3 दिवसीय व 1 दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन करवा चुके हैं। नागपुर में 10 प्रशिक्षक तैयार करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। लाडलू शिविरों में 2 बार सेवा का दे चुके हैं। हैदराबाद, विजयवाड़ा, रायपुर में कार्यशालाओं में प्रशिक्षण भी दिया है। खुद प्रतिदिन ध्यान साधना नियमित करते हैं। ये हमारे तेरापंथ बड़पेरा रोड के पूर्व तेरापंथ युवक परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने अपने अमूल्य समय में से हमें ये समय निकाल के दिया। इनके लिए मैं इनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज ये हमें जिसने श्वास को देखा उसने जीना सीखा, उस टॉपिक के बारे में हमें बताएंगे। ओम अरहम। ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्नहरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम
आज का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। आज ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। बड़पेटा रोड मेरा जीवन का कार्य क्षेत्र भी रहा है और मैं बड़पेटा रोड बहुत दिन रहा हूँ। वहाँ संघ के साथ और सभा के साथ, युग परिषद के साथ कार्य करने का मौका भी बहुत मिला था मुझे। अब मैं नागपुर शिफ्ट हो गया हूँ, लेकिन बड़पेटा रोड मेरे दिमाग में अभी भी बसा हुआ है। और आज बड़पेटा रोड महिला मंडल की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ इस आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में। और मैं देख रहा हूँ हमारे साथ कुछ भाई भी जुड़े हुए हैं। हमारे शायद जी रेवतमल जी बेंगाड़ी भी जुड़े दिख रहे हैं मेरे को, तो शायद जी को भी मैं जय जिनेन्द्र करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा हूं। बंधुओं और बहनों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और योग अभी जो कोरोना काल चल रहा है, जो कोरोना का एक माहौल बना हुआ है, उसके लिए योग कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं। आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं योगा करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो। तो योग बहुत ही जरूरी हो गया है और लोग योगा के प्रति आकर्षित भी हो रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पिछले 7 सालों से पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग को पूरी दुनिया में फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। इसी क्रम में हम भी आज योग दिवस मनाने के लिए एक साथ मिले हुए हैं। तो मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए, हमने जैसे आज का मैंने बताया श्वास के बारे में, श्वास कितना जरूरी है ये तो हम जानेंगे। श्वास की क्रियाएं भी करेंगे, कुछ प्रयोग भी कराऊंगा। लेकिन पहले योग करने से पहले कुछ हमें वार्म अप, शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनको लचीली बनाने के लिए कुछ हम वार्म अप एक्सरसाइज भी करते हैं, सूक्ष्म योग भी करते हैं, आसन भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं और मुद्राओं का प्रयोग भी करते हैं। सारे हमारे प्रेक्ष्या ध्यान के ही अंग है। प्रेक्ष्या ध्यान में सारे आ जाते हैं, योग, आसन, प्राणायाम, मुद्रा सब आ जाते हैं। तो अभी पहले हम वार्म अप, बैठे बैठे ही वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, बैठे बैठे ही वार्म अप करेंगे। उसके बाद एकदम आसानी से की जाने वाली वार्म अप एक्सरसाइज, सीधे बैठेंगे, सभी मेरे साथ साथ कर सकते हैं। दोनों पैरों को सामने फैला लें, दोनों पैर सामने फैला लीजिए। ये एक्सरसाइज देखिए हमारे पेट के लिए, कमर के लिए बहुत बढ़िया है, फेफड़ों के लिए बहुत बढ़िया है। अभी हमारे फेफड़ों का खास हमें ध्यान रखना होता है, कारण कोरोना के जो प्रकोप हो पहले हमारे गले और फेफड़ों में इफेक्ट होता है। तो इस क्रिया से हमारे फेफड़े मजबूत होंगे। दोनों हाथ इस तरह से सामने फैलाइए, कंधों के समानांतर दोनों हाथ फैले हुए। श्वास भरते हुए पीछे जाना है और फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए आगे आना है, आगे पीछे होना है। हाथ बिल्कुल सामने फैले हुए रहेंगे। 1 2, 1 2, 1 2। सभी के वीडियो चालू कर लें और साथ साथ में करें। आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं दिखाई देना चाहिए। बहुत सरल प्रक्रिया है, आप सभी कर सकते हो। दोनों पैर सामने फैलाते हुए 1 2, 1 2, 1 2। इस तरह कम से कम 10 से 15 बार अगर आप करते हो प्रतिदिन, तो आपकी कमर लचीली होगी, पेट की चर्बी कम होगी, फेफड़े मजबूत। जब हम सामने की ओर आते हैं, फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए आते हैं, तो हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। दूसरी क्रिया वार्म अप के लिए, दोनों पैरों को फैला लीजिए, पैरों को फैलाइए, जितना ज्यादा फैला सकते हैं फैला लीजिए। बाएं हाथ के दोनों अंगुलियों से इस तरह से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ना है। दाहिना हाथ कान से सटा हुआ रहेगा, बिल्कुल सीधा। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकते हुए बाएं पैर के अंगूठे को छूना है
श्वास भरते हुए वापस सीधे, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। इस तरह 5 से 7 राउंड 10 राउंड करने के बाद दूसरे पैर के अंगूठे को पकड़ना है, दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ना है, बायां हाथ कान से सटा हुआ, ये हाथ कान से सटा हुआ रहना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, और झुकते हुए इस हाथ से पैर के अंगूठे को टच करना, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। आप जब करेंगे तो आपको महसूस होगा इस साइड खिंचाव, जब आप बाएं साइड झुकते हो दाहिनी ओर खिंचाव आएगा, जब दाहिनी ओर झुकोगे बाएं ओर खिंचाव आएगा, मांसपेशियों में खिंचाव आता है, मांसपेशियों में खिंचाव आने से वहां जो हमारा टॉक्सिन्स जमा है, जो विषैले तत्व जमा होते हैं, वो वहां से जगह छोड़ते हैं और अपने शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। उन क्रियाओं से हम वार्म अप भी होता है और हमारे पेट की चर्बी भी कम होगी और कमर भी लचीली होगी। तीसरा प्रयोग, दोनों पैरों को फैलाए रखेंगे, चक्की चालन, इस तरह से दोनों हाथों को मिलाते हुए चक्की चलाने की क्रिया, गोल गोल घुमाते हुए दोनों पैरों के अंगूठों को टच करते हुए, पहले एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाइए, दस राउंड करने के बाद उल्टा क्लॉकवाइज, रिलैक्स। 2-3 प्रयोग मैंने आपको बताए जिससे हमारे शरीर की चर्बी भी कम होगी, वार्म अप भी, हमारे शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव भी आएगा और हमारे शरीर में जो विषैले तत्व जमा है वहां से निकलना शुरू हो जाएंगे। वार्म अप एक्सरसाइज के बाद अब हम पहले करेंगे कुछ सूक्ष्म योग। सूक्ष्म योग जैसा मैंने बताया, कोरोना का इफेक्ट सबसे पहले हमारे गले पे, फेफड़ों पे आता है, तो कुछ हम गले की क्रिया, कुछ फेफड़ों की क्रिया करेंगे। गले की क्रिया, गर्दन की क्रिया के लिए सीधे बैठना है, आपको सभी को करना है, साथ साथ करेंगे, आप सब आसानी से की जा सकती है। मैं सबको स्क्रीन पे ले रहा हूं, वेरी गुड, सब दिख रहे हैं मेरे को स्क्रीन पे। जिनके वीडियो चालू नहीं है कृपया वीडियो चालू कर लें। सीधे बैठेंगे, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाएंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ठुड्डी को ऊपर ले जाते हुए, गर्दन को ऊपर की ओर ले जाते हुए ऊपर सर की ओर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए 1, श्वास भरते हुए 2, 1 2। इस क्रिया से देखिए आपको थायराइड ग्रंथि में खिंचाव आ रहा है। थायराइड ग्रंथि में खिंचाव आने से हमारे यहाँ गले के अंदर 2 ग्रंथियां हैं, थायराइड और पैराथायराइड। इस क्रिया से थायराइड और ग्रंथि में खिंचाव आने से जिनकी थायराइड की प्रॉब्लम है उनको भी फायदा होगा और हमारे गले में कोई भी खराबी है वो भी, उसमें भी आपको फायदा मिलने वाला है। तो ये गले की क्रिया बहुत ही जरूरी है, गर्दन की क्रिया, इसको आप आसानी से सभी कर सकते हो। और जिनको बहुत ज्यादा दर्द है गर्दन में, वो आगे नहीं झुकाएंगे, वो गर्दन को सीधी रखेंगे और पीछे ले जाएंगे। सिर्फ पीछे ले जाना, सीधी करना, पीछे ले जाना, सीधी करना। जिनको बहुत ज्यादा दर्द है उनके लिए आगे झुकना मना है, आगे गर्दन को झुकाना मना है। तो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे पीछे पूरा झुकाते हुए कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम पहले गले को, गर्दन को मोड़ते हुए राइट साइड से पीछे देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड से पीछे देखिए, श्वास भरते हुए नजरें सामने, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर से पीछे देखिए, श्वास भरते हुए सीधे। ये 4 की गिनती के साथ किया जा सकता है। 4, 1 में आपको श्वास छोड़ते हुए राइट साइड से पीछे देखना है, 2 में श्वास भरते हुए सीधे नजरें सामने, 3 में
श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से पीछे और 4 में सीधा। इस क्रिया को ब्रह्म मुद्रा भी कहा गया है। ब्रह्मा जी के जैसे 3 सर होते हैं तो हमारी भी आकृति भी ऐसे ही होती है। एक हमारा चेहरा सामने होता है, एक इस साइड और एक इस साइड को 3 चेहरा जो ब्रह्मा जी का है, इसलिए इसलिए ब्रह्म मुद्रा भी बताया गया है। तो ब्रह्म मुद्रा अब 4 की गिनती के साथ 2 राउंड करेंगे, ज्यादा समय हमारे पास नहीं, हमें और बहुत प्रयोग करना है। 1 2 3 4, एक राउंड और। 1 2 3 4। अब गर्दन को झुकाना है, गर्दन को झुकाना है, कान को कंधे पे लगाना है, कंधा नहीं उठाना है, कंधा जहां वही रहेगा। गर्दन को झुकाते हुए कोशिश करना है, कान कंधे पे लग जाए, जबरदस्ती नहीं करना, जितना आसानी से झुक सकता है। आप कंधे को ऊपर नहीं करना है, कंधा जहां वही रहेगा। श्वास छोड़ते हुए पहले दाहिनी और गर्दन को झुकाते हुए कोशिश कीजिए दाहिना कान दाहिने कंधे पे लग जाए। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी करें, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकाइए, श्वास भरते हुए सीधे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। गर्दन की क्रिया कर रहे हैं, पूरा ध्यान आपको गर्दन पर रहना चाहिए। आप जब बाईं ओर झुकाते हो तो इस साइड खिंचाव आता है, जब दाहिनी ओर झुकाते हो इस साइड खिंचाव आता है। वहां टॉक्सिन्स जो है, वहां खिंचाव आने से टॉक्सिन्स वहां से अपनी जगह छोड़ेंगे। तो ये हमने अभी गर्दन की क्रिया बताई। चौथी क्रिया है गर्दन की गोल घुमाना। गोल घुमाना, जिनको गर्दन में दर्द है वो हाफ राउंड करेंगे, और जिनको दर्द नहीं है वो पूरा राउंड कर सकते हैं। पूरा राउंड कैसे करना है? ठुड्डी को कंठ के ऊपर लगाते हुए राइट साइड से गर्दन को घुमाते हुए पीछे तक जाएंगे, लेफ्ट साइड से वापस आएंगे। इस तरह से गोल राउंड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाइए। जिनको गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द है वो हाफ सर्कल बनाएंगे, वो सिर्फ पीछे से पीछे तक जाएंगे, आगे नहीं झुकाएंगे। तो ये प्रयोग आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं से करना है। पहले राइट साइड से जाएंगे 3 राउंड, आंखें खुली रखिएगा। आंखें बंद होने से क्या होता है, कभी कभी चक्कर भी आ सकते हैं, तो आंखें खुली रखते हुए प्रयोग करेंगे तो आपको चक्कर आने की संभावना कम रहेगी। अब उल्टा, उल्टा, रिलैक्स। 4 क्रियाएं अभी गर्दन के लिए हमने की। अब गले के लिए एक तो क्रिया और है जो भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। उसमें करना क्या है, ऊपर देखते हुए पूरा मुंह खोलना है, जबड़ा पूरा खोलना, बंद करना। इसमें भी आपको थायराइड में खिंचाव आएगा। आप ऊपर देखते हुए पूरा मुंह खोलिए, बंद कीजिए। आजकल बच्चे लोग तंबाकू जर्दा बहुत ज्यादा खाने से होता क्या है, उनका मुंह खुलना बंद हो जाता है। तो ऐसी बीमारियां आजकल देखने को मिल रही है कि मुंह खुलता ही नहीं है। इन क्रियाओं से जिनका मुंह नहीं खुल रहा है उनका पूरा मुंह खुलेगा। ये एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया है। इससे भी आपको थायराइड में खिंचाव आता है। थायराइड ग्रंथि में खिंचाव आने से थायराइड की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। तो कम से कम 5-7 बार पूरा जबड़ा खोलना, बंद करना, ऊपर देखना है, नजर ऊपर करते हैं। एक बार सभी करके देखिए। ऊपर देखिए, खोलिए, पूरा मुंह खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। वेरी गुड। अब देखिए इसी क्रिया को हम दूसरी तरह से करेंगे। ऊपर देखते हुए पूरा मुंह खोल देंगे। 4 अंगुलियां, जितना इतना गैप है, इतना हमारी चारों अंगुलियां मुंह में जा सके, इतना गैप करते हुए आ की आवाज के साथ लंबा श्वास छोड़ना है। इस क्रिया से आपके यहाँ प्रकंपन महसूस होगा गले में, थायराइड ग्रंथि में, और यहाँ कोई भी प्रॉब्लम है उससे आपको आराम मिलेगा। गले की प्रॉब्लम के रिलेटेड कोई भी समस्या हो, छोटे बच्चे जो होते हैं जिनका आवाज क्लियर नहीं होती है, तोतला बोलते हैं, उनकी आवाज भी, तोतलापन भी दूर होगा। और जिनका तोतलापन नहीं है उनकी आवाज मधुर होती है।
इस क्रिया से। ऊपर देखते हुए आ की आवाज के साथ लंबा श्वास छोड़ेंगे। इस तरह से ऊपर देखते हुए अंगुलियों का सहारा ले सकते हो मुंह को खोलने के लिए, बगैर अंगुलियों के सहारे भी कर सकते हैं, पूरा मुंह खोलते हुए। आ इस प्रकार लंबा श्वास छोड़ते हुए आप आवाज करोगे तो आपको महसूस होगा हमारे गले में वाइब्रेशन, प्रकंपन हो रहा है, और आपकी थायराइड में प्रकंपन होने से थायराइड में भी आराम मिलेगा। तो अभी हमने कुछ गर्दन और गले की क्रिया बताइए आपको। एक तो क्रिया और भी है, आप बैठे बैठे सीधे सोहम की ध्वनि भी कर सकते हो। आपका चित्त कंठ पे रहेगा और दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा लगाते हुए सीधे बैठते हुए सोहम की ध्वनि, सो इस प्रकार सोहम की ध्वनि अगर करते हो तो उससे भी हमारे गले में प्रकंपन होता है। आप चित्त उस समय जब ध्वनि करते हो आपके कंठ पे रहना चाहिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे फेफड़ों के लिए, जो बहुत ही जरूरी है। अभी का जो माहौल है, फेफड़ों का हमारे मजबूत होना बहुत जरूरी है। फेफड़ों की क्रिया पहले हम क्या करेंगे, सीधे बैठते हुए हाथों की पोजीशन ये रखेंगे, दोनों हाथों को इस तरह रखते हुए हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को बिल्कुल पीछे ले जाएंगे, सीना बाहर आ जाएगा, सीना बाहर की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस हाथों को सामने लाएं। एक, दो, एक, दो। इस तरह से भी हाथों को रखा जा सकता है। हाथों को यूं भी रख सकते हो, जैसे कोई स्प्रिंग लगी हुई चीज है उसको आप खींच रहे हो, ऐसा भी कर सकते हो। एक, दो। हाथों की पोजीशन कुछ भी रहे, कुल मिला के आपको कोहनियों को पीछे ले जाना है, सीना बाहर लाते हुए। अभी हमें धीरे धीरे लेके गए और धीरे धीरे वापस आए। नेक्स्ट करेंगे हम धीरे धीरे जाएंगे और फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए आएंगे, फोर्स के साथ श्वास छोड़ेंगे। फेफड़ों में कुछ भी जो हमारे है रुकावट है, क्लींज हो जाएगी, बिल्कुल सारी फेफड़े हमारे क्लींज हो जाएंगे, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी। फेफड़ों की कैपेसिटी आप में से कोई बता सकता है हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी कितनी है? आप चैट बॉक्स में कितनी हवा हम ले सकते हैं, कैपेसिटी क्या है हमारे फेफड़ों की? आपको अगर कुछ आइडिया हो तो आप बताइए चैट बॉक्स में लिखकर। छह से 7 लीटर, बिल्कुल वैसे जवाब आ रहा है 6 लीटर से 7 लीटर। तो हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी है, हम 6 से 7 लीटर तक हवा अंदर ले सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन लेते कितना है? मुश्किल से आधा लीटर, कौन लीटर। कारण हमारे फेफड़ों की जो कैपेसिटी है हम पूरा उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो फेफड़ों की क्रिया अगर हम करते हैं तो हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है। फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी तो उससे हमें फायदा भी होने। एक मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। एक घर में एक कपल रहते हैं, जोड़ा, हस्बैंड वाइफ दो ही रहते हैं। और एक दिन वाइफ को कहीं सुबह सुबह जाना था, कोई कार्यक्रम था, प्रोग्राम में जाना था। सुबह सुबह उठ के नहाने चली गई, नहाने चली गई, बाहर जाना है। तो हस्बैंड जो है, उनके घर वाले वो हॉल में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। इतनी देर में दरवाजे की घंटी बजी, दरवाजे की घंटी बजी, दरवाजा खोला तो देखा सामने दूध वाला खड़ा है, दूध लेके आया है। तो अब दूध वाला आया, दूध लेने का काम तो है पत्नी का, पत्नी बाथरूम में। तो उन्होंने पत्नी को आवाज लगाई, दूध वाला आया है, क्या करना है? दूध वाला आया है तो क्या है, किचन में जाओ, एक गंज लेके आ जाओ, ला के दे लो।
तो वो गए साहब किचन में, देखे इधर उधर तो एक बड़ा सा 6 लीटर का गंज, जिसको हम टोपिया बोलते हैं, टोपिया गंज लेके आ गए। गंज लेके आ गए, दूध वाले के सामने रख दिया। दूध वाला पूछता है क्या करूं इसका, क्या करूं भी, दूध डाल दे। तो कितना डालना है, तो मेरे को क्या पता, रोज जितना डालना है उतना डाल दो। रोज तो आधा लीटर डालता हूँ, तो आधा लीटर डालते हो तो डाल दो आधा लीटर। अब दूध वाला हंसने लगा। हंसेगा कि नहीं हंसेगा? आधा लीटर दूध चाहिए, 6 लीटर का गंज लेके आ गए। अब पति को ये भी मालूम नहीं दूध कितना लेती है पत्नी, उसने बोला जितना लेती है हमेशा उतना डाल दो। दूध वाला हंसने लगा। तो क्या हम अपने आप पे कभी हंसते हैं क्या? 6 लीटर की कैपेसिटी लेते हैं, आधा लीटर लेते हैं, 1.25 लीटर। तो कभी अपने आप पे भी हंस लिया करो भी हम क्या कर रहे हैं, हमारी कैपेसिटी 6 लीटर है, हम ले रहे हैं आधा लीटर, 1.25 लीटर। तो इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने फेफड़ों की जो एक्सरसाइज है उनको करना है। जो हमारे आधा 1.25 लीटर है उसको हम 1.25 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर तक भी ले आते हैं तो बहुत फायदा उससे हो सकता है। और ज्यादा हमारे हवा अंदर आएगी फेफड़ों में तो ऑक्सीजन ज्यादा आएगा। जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ही हमारा रक्त का शोधन अच्छा होगा, और जितना रक्त का शोधन अच्छा होगा उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो लंबा श्वास लेने से भी हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है, फेफड़ों की क्रिया करते हैं उससे भी बढ़ती है। तो अभी एक क्रिया मैंने बताई, एक तो क्रिया और भी है जो फेफड़ों के लिए बहुत ही जरूरी है, आप उन क्रियाओं को भी कर सकते हो। सामने दोनों हाथों को इस तरह से फैलाएंगे और जैसे स्प्रिंग लगी हुई कोई चीज है उसको आपको खींच रहे हो, खींचिए पूरा, एक, केवल खींचिए, 2, 3, इस प्रकार केवल खींचना है। जब खींचोगे श्वास भरते हुए खींचना है फोर्स के साथ। नेक्स्ट खींचना भी है और फेंकना है, थ्रो करना है। जोर से खींचिए, फेंकिए। देखिए आपके फेफड़ों में कुछ हो रहा है, आपको महसूस होगा, फेफड़े आपके मजबूत होंगे। जो कैपेसिटी आपकी आधा 1.25 लीटर है वो कम से कम डबल, तो रेगुलर अभ्यास करोगे तो फेफड़ा की कैपेसिटी आप डबल तो आराम से कर पाओगे। इससे फेफड़ों के लिए प्रयोग हमारे लिए बहुत जरूरी भी है अभी का जो माहौल है उसके लिए। एक प्रयोग मैं और बताऊंगा आपको फेफड़ों के लिए, जिसको बोलते हैं फूंक टेक्निक। फूंक टेक्निक, हॉस्पिटल में जाते हो आप, वहां पे डॉक्टर लोग प्रयोग बताते हैं आपको, आप फूंक मारना, आपकी फेफड़ों की कैपेसिटी है कितनी उससे मालूम पड़ता है। एक मशीन आती है, मशीन के अंदर बॉल रहते हैं, 2-3 गेंद बॉल रहती है प्लास्टिक की, फूंक मारने से बॉल ऊपर आती है। तो हमारे पास मशीन नहीं है, बिना मशीन के हम उस प्रयोग को कैसे कर सकते हैं? तो सीधे बैठते हुए पहले आपको 3 बार में नाक से श्वास भरना है, इस तरह से 3 बार में श्वास भरेंगे, 2 बार में मुंह से फूंक मारते हुए जोर से श्वास को बाहर निकालना। कल्पना कर लीजिए आपके सामने बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही है और 2 फूंक में सारी मोमबत्तियों को बुझाना है। 2 फूंक मारना है जोर से, 3 बार में अंदर लेंगे नाक से, 2 बार में मुंह से छोड़ेंगे। किस तरह से लेना है मैं बताऊं आपको, उसके बाद आप साथ साथ करेंगे। 2 फूंक जोर से मारिए, 3 बार में भरिए, 2 बार में छोड़िए। इस तरह से आप 8-10 राउंड करते हो तो देखिए आपके फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी। फेफड़ों में कोई भी गंदगी जमी हुई है बाहर निकल जाएगी, फेफड़े बिल्कुल क्लीन साफ हो जाएंगे। तो फेफड़ों की सफाई के लिए, फेफड़ों की कैपेसिटी के बढ़ाने के लिए हमने 2-3 प्रयोग आपको बताए। इन प्रयोगों को आप नियमित करें, फेफड़े आपके मजबूत रहेंगे तो आप स्वस्थ रहोगे, कोरोना से बच के रहोगे। फेफड़ों की हिफाजत बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है दीर्घ श्वास। दीर्घ श्वास, श्वास कितना जरूरी है हमारे लिए। हम रोटी खाए बगैर कुछ दिन, कुछ हफ्ता, कुछ महीने भी रह जाते हैं, मांस कमड़ भी कर लेते हैं बिना रोटी खाए। तो रोटी खाए बगैर हम कुछ दिन रह सकते हैं, बिना पानी के हम कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना श्वास के कुछ मिनट भी नहीं रह सकते, कुछ मिनट भी नहीं रह सकते। श्वास हमारे लिए कितना जरूरी है, और वो श्वास जो इतना जरूरी है, क्या हमने कभी श्वास को देखना सीखा?
श्वास के बारे में जानने की कोशिश की, श्वास हमारा सही आ रहा है या गलत आ रहा है, उससे कभी सीखने की कभी कोशिश नहीं की। तो आपको पहले सही श्वास क्या है उसके बारे में जानकारी करनी है। सही श्वास, जब हम श्वास भरते हैं हमारा पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। बहुत से लोगों का ऐसा देखा जाता है कि उल्टा होता है, जब श्वास लेते हैं तो पेट अंदर जाता है, श्वास छोड़ते हैं तो पेट फूलता है। अगर आपका श्वास गलत है तो आपको सुधारना है। हथेली को पेट पे रखिए, श्वास भरिए, देखिए आपका पेट फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है। अगर नहीं फूल रहा है तो बैलून की तरह फुलाइए, बैलून फुलाने की तरह फुलाइए और श्वास छोड़ते समय पेट को सिकुड़ते हुए अंदर लेके जाइए। श्वास भरते हुए पेट को फुलाए, श्वास छोड़ते हुए अंदर ले जाए। अब प्रश्न हो सकता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास हमारा आता है फेफड़ों तक, श्वास कहां तक आता है? फेफड़ों तक। तो फेफड़ों तक अगर श्वास आएगा तो पेट क्यों फूलेगा? श्वास हमारा पेट तक आता ही नहीं है, फेफड़ों तक आता है, तो पेट क्यों फूलेगा? तो इसके पीछे रीजन क्या है? जब हम श्वास भरते हैं तो फेफड़ों में जब हवा आती है फेफड़े फूलते हैं। फेफड़े फूलने से फेफड़े के नीचे जो हमें डायफ्राम जो है वो डायफ्राम नीचे आता है, जिसे हम हिंदी में तनुपट कहते हैं। डायफ्राम नीचे आने के कारण पेट फूलना चाहिए। तो आपका अगर डायफ्राम अप डाउन नहीं हो रहा है तो आपका पेट नहीं फूलेगा, डायफ्राम अप डाउन होगा तो आपका पेट फूलेगा। तो डायफ्रामिक श्वास आपको लेना है, आपका डायफ्राम नीचे आएगा, पेट फूलेगा। जब श्वास छोड़ेंगे फेफड़े खाली हो जाएंगे, डायफ्राम वापस ऊपर आएगा, पेट सिकुड़ जाएगा। तो आपका डायफ्राम अगर अप डाउन नहीं कर रहा है तो आपका श्वास सही नहीं हो पाएगा। तो इसको आपको सुधारना है। समझ में आ रहा है सबको? अगर समझ में आ रहा है तो कृपया, वेरी गुड। तो श्वास सही लेना, कैसे लेना ये मैंने बताया। अब श्वास लेने में समय कितना लगना चाहिए? हमारा एक श्वास जो होता है, जो नॉर्मल 15 से 20, एक मिनट में 15 से 20 श्वास हम लेते हैं। एक मिनट में 15 से 20। जब हम उत्तेजित होते हैं, गुस्से में होते हैं तो श्वास हमारा छोटा हो जाता है, 30, 35, 40, 50 श्वास तक भी पहुंच जाते हैं। और जब हम शांत होते हैं तो हमारे 15 से 20 चलता है। और जो साधना करने वाले लोग हैं, साधु संत है, उनका श्वास और लंबा होता है, वो 10-12 श्वास उनका नॉर्मल चलता है। तो हमें भी श्वास को लंबा करना है। श्वास लंबा करने से बहुत फायदे, ऑक्सीजन ज्यादा तो जाएगा ही, दूसरा आयुष्य बढ़ता है। ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है कि श्वास हमको जो मिला है, गिनती के श्वास मिले हैं, जितना जल्दी जल्दी पूरा करेंगे उतना जल्दी परलोक सिधारेंगे, और लंबा श्वास लेंगे तो ज्यादा दिन तक हम जिएंगे। ऐसा उल्लेख आता है शास्त्रों में। देखिए, आपने देखा होगा पशु जानवर है जिनका श्वास लंबा होता है, उनका आयुष्य ज्यादा होता है। कछुआ 300 साल जीता है, श्वास लंबा है। कुत्ता श्वास उसका छोटा है तो वो कितने साल जीता है? थोड़े दिनों जीता है। और जिनका जितना लंबा श्वास उतना ज्यादा आयुष्य। तो हमने अपने श्वास एक ऐसी क्रिया है जो ऐच्छिक भी है और अनैच्छिक भी है। ऐच्छिक क्रिया क्या होती है? जो हम अपने मर्जी से कर सकते हैं, जैसे हाथ उठाना, चलना, बोलना, ये सारी हमारी ऐच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया होती है जैसे हृदय का धड़कना, रक्त का संचार होना, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम चाहे भी तो इसको रोक नहीं पाएंगे, और अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। तो श्वास जो है ये ऐच्छिक भी है, अनैच्छिक भी है। आप अगर कुछ भी नहीं करोगे तो श्वास तो आएगा ही, श्वास चलेगा ही। आप कुछ प्रयास नहीं भी करोगे और उसी को आप प्रयास पूर्वक लंबा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, रोक सकते हो श्वास के प्रयोगों के द्वारा। तो अनैच्छिक होते हुए भी उसे हम ऐच्छिक बना सकते हैं। तो श्वास ऐच्छिक भी है, अनैच्छिक भी है। तो हमें इच्छा शक्ति के द्वारा श्वास को लंबा करना है। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। मैंने बताया जो हमारे नॉर्मल श्वास है वो चलते हैं 15-20। अब हम क्या करेंगे, 5 सेकंड में श्वास भरेंगे और 5 सेकंड में श्वास को छोड़ेंगे। 5 और 5 10 सेकंड, 1 मिनट में 6 श्वास हो जाएंगे। तो मैं काउंटिंग करूंगा, 1 मिनट का प्रयोग आपको करना है। मैं काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 5। आप श्वास भरेंगे और 1 2 3 4 5 में आपको श्वास को छोड़ना है। सीधे बैठिए। रीढ़ की हड्डी हमेशा मेरुदंड गर्दन सीधी रहनी चाहिए।
जब भी आप बैठते हो, खड़े होते हो, आपका रीढ़, गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। इसके पीछे बहुत बड़े कारण है। रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी क्यों रहनी चाहिए? देखिए, हमारा जो मूलाधार चक्र है, जिसे हम शक्ति केंद्र कहते हैं, रीढ़ की हड्डी का नीचे का हिस्सा, ये हमारा शक्ति का स्रोत है, शक्ति पुंज है। और ये शक्ति जो है ऊर्ध्वगामी हमारे ज्ञान केंद्र तक, सहस्रार केंद्र तक आनी चाहिए। तो हम ऐसे झुक के बैठेंगे तो शक्ति का जो स्रोत है, ऊपर जो प्रवाह है, उसमें बाधा पहुंचती है, वो ऊर्ध्वगामी उस गति से नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। और हम जब सीधे बैठेंगे तो हमारे मेरुदंड सीधे रहेगा, तो हमारा शक्ति का ऊर्ध्वारोहण अच्छी तरह से होगा और शक्ति हमारी ज्ञान केंद्र तक पहुंचेगी। तो रीढ़ की हड्डी का सीधा रखना बहुत ही जरूरी है। तो सीधे बैठेंगे, मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, आंखें बंद। मैं काउंटिंग शुरू करूंगा, 5 तक आपको श्वास लेना है, 5 तक छोड़ना है। गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अभी हमने 6 श्वास लिए, करीब करीब 1 मिनट का समय। और जो श्वास हमारे नॉर्मली 15 से 20 तक रहते हैं, हमने प्रयास पूर्वक उसको 6 पे लेकर आ गए। 6 श्वास लेने में मेरे ख्याल से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, सब आसानी से हो गया होगा। बिल्कुल हो रहा है। 5 सेकंड में श्वास लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। तो ये हमने अभी जो रेशियो था हमारा 1:1, जितने सेकंड में श्वास लिया उतने में ही छोड़ा। अब इसको क्या करना है, रेशियो को बढ़ाना है। जितना समय श्वास लेने में, दुगना समय श्वास छोड़ने में लगाना है। डबल सा टाइम श्वास छोड़ने में। ये सही तरीका यही है, जितना समय हमारा श्वास लेने में लगे, उससे ज्यादा समय श्वास छोड़ने में लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? हम ज्यादा समय लगाएंगे तो हमारे फेफड़े बिल्कुल खाली हो जाएंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है पूरा बाहर निकल जाएगा, फेफड़े बिल्कुल खाली हो जाएंगे। फिर वापस श्वास भरेंगे तो प्योर ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में आएगा, प्योर ऑक्सीजन फेफड़ों में आएगा। जितना ज्यादा प्योर ऑक्सीजन आएगा उतना हम स्वस्थ रहेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, 4 सेकंड में श्वास लेंगे, 8 सेकंड में छोड़ेंगे। मैं काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4, आप श्वास भरेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 तक श्वास को छोड़ेंगे। 1 मिनट में 5 श्वास हो जाएंगे। पिछली बार हमने 6 श्वास लिए, अब 6 से हमें 5 पे आना है। सीधे बैठिए, मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगाते हुए, आंखें बंद रखिए। गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। अभी 4 सेकंड में श्वास लिया, 8 सेकंड में छोड़ा, आसानी से हो गया।
अगर हो गया हो तो थम्स अप करके बताएंगे, सबसे जम गया। अब इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं, 5 में लेना, 10 में छोड़ना, तो 4 श्वास हो जाएंगे हमारे। इसी तरह हम श्वास को प्रयास पूर्वक, इसको हम इस प्रयोग को बोलते हैं अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग। अटेंटिव मतलब प्रयत्न पूर्वक श्वास को लंबा करना, अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग अभी मैंने आपको बताया। अब इससे आगे चलना है हमें, 4-5 श्वास तक हमें नहीं रहना है और श्वास को लंबा करना है। अब इसके साथ हम कुंभक को जोड़ेंगे। कुंभक क्या होता है? श्वास को रोकना। श्वास को रोकना, 2 तरह के कुंभक बताए गए। श्वास को भरने के बाद अंदर रोकना, अंत कुंभक। श्वास छोड़ने के बाद बाहर रोकना, बाह्य कुंभक। कुंभक किनको नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो दमे के पेशेंट है, जिनका हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, उनको कुंभक नहीं करना, करे तो भी बहुत थोड़े समय के लिए करना है। और कुंभक करने से हमारी फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी ह्यूमिडिटी बढ़ती है फेफड़ों की। तो आप कुंभक के साथ करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, हम 5 सेकंड में श्वास भरेंगे, 5 सेकंड श्वास को रोकेंगे अंदर, 5 सेकंड में श्वास को बाहर निकालेंगे, 5 सेकंड बाहर रोक देंगे। तो ये हमारा एक श्वास हो जाएगा 20 सेकंड का। 20 सेकंड का एक श्वास, तो 1 मिनट में 3 श्वास। 6 से हम 5 में आए, 5 से हम 10 और 5 का रेशियो अगर करते हैं तो 4 श्वास में भी आ सकते हैं। और कुंभक के साथ अब हम 3 श्वास में हमें आने का प्रयास करना है। सभी तैयार हो जाए। श्वास जबरदस्ती नहीं रोकना, कुंभक जबरदस्ती नहीं करना, आपसे हो तो करें, नहीं तो जबरदस्ती नहीं करें। 5 सेकंड श्वास आप थोड़ा सा प्रयास करोगे तो रोक पाएंगे। अंदर भी रोकना है, बाहर भी रोकना है। पहले बार में 5 में आप श्वास भरेंगे, दूसरे 5 में श्वास को अंदर रोक के रखेंगे, तीसरे 5 तक आप श्वास को बाहर निकालेंगे, चौथे 5 तक बाहर रोकेंगे। एक श्वास इस तरह से हो जाएगा हमारा 20 सेकंड का। गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, रिलैक्स, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। तो अभी हमने प्रयास पूर्वक 1 मिनट में 3 श्वास तक आने का प्रयास किया। मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। 5 सेकंड श्वास को हम रोक सकते हैं और कोशिश करेंगे तो इससे ज्यादा भी रोक पाएंगे। अब 2 श्वास, 1 श्वास तक भी आ सकते हो 1 मिनट में। जबरदस्ती नहीं करना है, श्वास को रोकना कभी भी जबरदस्ती नहीं करना। मैं भुगतभोगी हूँ, आप लोगों को शायद पता होगी नहीं हो, बटपेटा रोड की घटना है। गुलाबचंद जी स्वामी का चातुर्मास था और मैंने जबरदस्ती कुंभक लगाया था, श्वास जबरदस्ती रोका था तो मैं बेहोश हो गया था। तो वैसा नहीं करना है आपको, वैसा नहीं करना है। श्वास जितना आसानी से रोक सकते हो उतना ही रोकना है। अब चलिए हम दीर्घ श्वास के बारे में और कुछ बातें करेंगे। हम प्रेक्षा ध्यान जब करते हैं तो उसमें एक प्रयोग आता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ श्वास प्रेक्षा, प्रेक्षा का मतलब है देखना, श्वास को देखना। हमें श्वास को देखना है। श्वास को देखने से बहुत सारे फायदे होते हैं। श्वास हमारा सही आ रहा है कि नहीं रहा है उसका भी हमें पता चलता है। श्वास को देखने से एकाग्रता बढ़ती है, विचारों का सिलसिला कम होने लगता है। कहते हैं ना, हम जब सामायिक करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं तो विचार आने शुरू हो जाते हैं, मन नहीं लगता है। तो अब श्वास को देखना शुरू करोगे तो आपके विचारों का सिलसिला धीरे धीरे कम होगा। एकाग्रता से आप श्वास को देखेंगे तो श्वास को देखा, जिसने श्वास को देख लिया उसने जीना सीख लिया, उसने जीना सीख लिया। तो श्वास को देखना बहुत जरूरी है। तो श्वास प्रेक्षा का जो प्रयोग हम करते हैं उसमें पहले हम कायोत्सर्ग में जाने के बाद, शरीर को शिथिल करने के बाद लंबा श्वास भरते हैं। जैसा मैंने बताया, श्वास भरते समय पेट फूलता है, छोड़ते समय सिकुड़ता है।
इसका हम अनुभव करते हैं। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, हमारा ध्यान पूरा पेट पे रहता है। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, इसका हमें अनुभव होने लगता है। तो इस प्रकार से हम जब श्वास को देखना शुरू करते हैं तो उसके बाद कुछ मिनट तक इस प्रयोग को करने के बाद हम चित्त को कहाँ ले आते हैं? दोनों नथनों के अंदर श्वास को, जो श्वास आ रहा है जा रहा है उसको देखना। चित्त को एक चौकीदार की भांति, एक प्रहरी की भांति हम दोनों नथनों के अंदर बिठा देते हैं और श्वास को देखना प्रारंभ करते हैं। तो आप भी देखिए 2 मिनट 1 मिनट प्रयोग करके पहले शरीर को ढीला छोड़िए और आते जाते श्वास को देखते रहिए। श्वास भरते समय पेट फूल रहा है, श्वास छोड़ते समय सिकुड़ रहा है। जैसा मैंने बताया, श्वास लेने में जितना समय, छोड़ने में समय ज्यादा लगना चाहिए। कुछ समय पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को देखने के बाद चित्त को दोनों नथनों के अंदर संधि स्थल पर ले आइए। तल्लीनता के साथ श्वास को देखते रहें। श्वास आ रहा है, जा रहा है, केवल श्वास को देखिए। विचारों का सिलसिला धीरे धीरे कम होगा। आपको नथनों के अंदर संधि स्थल पर श्वास का स्पर्श महसूस होने लगेगा। थोड़ी देर आप श्वास को देखना प्रारंभ रखेंगे तो आपको श्वास भरते समय नथनों के अंदर हल्की ठंडक और छोड़ते समय हल्की सी उष्मा या गर्माहट महसूस होने लगेगी। इस ठंडक और उष्मा को अनुभव करते रहना है, देखते रहना है। केवल श्वास को देखना है। पूरी चेतना को केवल श्वास को देखने में लगाएं। श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। कोई भी श्वास बिना जानकारी के न अंदर आए न बाहर जाए। तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ श्वास को देखना प्रारंभ रखें। आपके विचारों का सिलसिला धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब विचारों का आना स्वतः ही रुक जाएगा। रिलैक्स। हमने 1 मिनट का प्रयोग आपको भी बताया श्वास प्रेक्षा का। ये प्रयोग आप लंबे समय तक कर सकते हो, 15 मिनट 20 मिनट भी कर सकते हो। श्वास को केवल देखना, आते जाते श्वास को देखते रहना। श्वास को देखने के बाद हमें सफेद रंग का ध्यान करना होता है ललाट के बीचों बीच। जब हम दूसरे प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में थोड़ी गर्मी पैदा होती है। वो गर्मी हमारे कहीं गलत दिशा में न चली जाए, इसलिए हम आखिरी में ध्यान में, जिसको हम ज्योति केंद्र कहते हैं, ललाट के बीचों बीच सफेद रंग का ध्यान करवाते हैं। सफेद रंग का ध्यान करने से हमें ठंडक भी महसूस होती है और हमारे अंदर जो शक्ति ऊर्जा आई है वो उस ऊर्जा सही दिशा में नियोजित होती है। तो अभी हमने कुछ श्वास के प्रयोग आपको बताए। दीर्घ श्वास क्यों जरूरी है हमारे लिए ये बताया, और दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग हम ध्यान के अंतर्गत हमेशा करते हैं, करवाते भी हैं। और हमारी जो सुबह की क्लास चलती है उसमें प्रयोग चलते हैं, एक दिन ध्यान, एक दिन योगा। हमारे कुछ भाई बहन मनोज जी गांधी पुणे से जुड़े हुए हैं जो हमारे डेली स्टूडेंट हैं, कपल के साथ हमेशा जोड़े से हमारे क्लास में आते हैं सुबह और कई महीनों से आ रहे हैं। और इनके अनुभव इतने शानदार है, इतने शरीर में इनकी प्रॉब्लम थी, आज वो मेडिटेशन और योगा करके है, दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। पुणे से हैं मनोज जी गांधी और उनकी मिसेज, आपको भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो अभी हमने ये प्रयोग आपको बताए श्वास के बारे में। अभी समय हमारे पास अभी थोड़ा ही बचा है, हम आपकी जिज्ञासा समाधान भी लेना चाहेंगे। तो उससे पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा।
श्वास क्यों जरूरी है ये हमने जाना, कैसे लेना ये भी जाना, कितना समय लगना चाहिए ये भी जाना, श्वास लंबा क्यों होना चाहिए, कुंभक। अब कुंभक के बारे में मैं बता रहा था आपको, कुंभक क्यों जरूरी है। कुंभक इसलिए जरूरी है कि हमारे फेफड़े बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, और कुंभक करने से फेफड़े क्लीन होते हैं तो हमारे जो हम श्वास भरते हैं तो पूरा हमें प्योर ऑक्सीजन मिलता है। एक उदाहरण के मार्फत आप समझने का प्रयास करेंगे। आप कल्पना कर लीजिए, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपका स्टेशन थोड़ी देर में आने वाला है, छोटा स्टेशन है, वहां गाड़ी 1 मिनट रुकती है, 1 मिनट ही रुकेगी गाड़ी, तो क्या होगा, गाड़ी अगर 1 मिनट रुकेगी तो क्या होगा, दरवाजे पे धक्कम धक्का होगा कि नहीं होगा। चढ़ने वाले पहले बोलेंगे हम चढ़े, उतरने वाले बोलेंगे हम उतरे। स्टॉपेज 1 मिनट का तो धक्कम धक्का होना ही है, स्वाभाविक बात है। और वहीं अगर 15 मिनट का स्टॉपेज है तो क्या होगा, धक्कम धक्का होगा क्या, जल्दबाजी करेगा कोई उतरने की चढ़ने की। गाड़ी 15 मिनट रुकने वाली, आराम से पहले उतरने वाले उतरेंगे, चढ़ने वाले चढ़ेंगे। तो हमारा जो कुंभक करने का मतलब है गाड़ी का स्टॉपेज वहां ज्यादा होता है। ज्यादा स्टॉपेज होने से क्या होता है, पहले हमारा पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, बिल्कुल खाली हो जाता है, फिर वापस ऑक्सीजन अंदर आता है। जिस तरह उतरने वाले सारे यात्री उतर जाते हैं, फिर चढ़ने वाले चढ़ते हैं, धक्कम धक्का नहीं होता है। तो इसी तरह हमारे फेफड़ों में भी धक्कम धक्का नहीं होगा। कुंभक करेंगे आप, कुंभक का अभ्यास आपको नियमित करना है। और एक प्रयोग आपको जानना है, आपके फेफड़े मजबूत हैं कि नहीं, ये इसका चेकअप आप घर पे कैसे कर सकते हो। आप कुंभक श्वास को रोकिए, आप श्वास को रोकने का प्रयास करेंगे, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 13 सेकंड, 15 सेकंड तक आप रोक पा रहे हो। और एक घंटे पे, हर घंटे पे इस प्रयोग को कीजिए, हर एक घंटे में प्रयोग करते जाइए। आप धीरे धीरे कोशिश करते हुए 25 सेकंड तक पहुंच जाइए। 25 सेकंड श्वास रोकना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कोशिश की तो 1 मिनट से ऊपर भी मैंने रोक पाया, श्वास को अभ्यास किया। तो 25 सेकंड, आपका फेफड़ा अगर सही है तो आप 25 सेकंड तक पहुंच सकते हो। फेफड़े अगर आपके गड़बड़ है, प्रॉब्लम है, तो आप 25 सेकंड पहुंचने में आपको आसानी नहीं होगी। आप श्वास रोकने में जो बढ़ाना चाहते हो 15 से 16 सेकंड, 17 सेकंड बढ़ा नहीं पाएंगे। फेफड़ा सही तरीके से काम कर रहे हो, आप एक सेकंड बढ़ते हुए 25 सेकंड तक पहुंच गए तो समझ लीजिए आपके फेफड़े बिल्कुल ओके हैं। आपको चेकअप घर बैठे आप कर सकते हो। तो आप कोशिश करके देखिएगा। और आप एक घंटे से नहीं करते हो तो सुबह शाम कम से कम 2 बार तो जरूर करेंगे। जितना समय आपने श्वास रोका, दूसरी बार करते हो तो कम से कम 1 सेकंड उससे बढ़ा के रोकने का प्रयास करना। इस तरह से आप 25, 30, 35, 40 सेकंड तक अगर पहुंच जाते हो तो मान लीजिए आपके फेफड़े बिल्कुल ओके है, कोई तकलीफ नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जिनके फेफड़े में कमजोरी है, फेफड़े खराब है, वो कुंभक करने में उनको आसानी नहीं होगी, बढ़ा नहीं पाएंगे, जहां वहीं रहेंगे या कम हो जाएंगे। कुंभक करेंगे तो जो 15 सेकंड है, 15 से 14 आ सकते हैं, 13 भी आ सकते हैं और वहीं भी रह सकते हैं, बढ़ना उनके लिए मुश्किल होता है। तो ये मैंने कुछ छोटे छोटे प्रयोग आपको बताए, आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा जो प्रयोग मैंने बताए। आसनों का अभ्यास भी हमें करते रहना चाहिए। आसन 3 प्रकार से किए जाते हैं, लेटकर, बैठकर, खड़े होकर। तो आसन आप नीचे बैठ के नहीं कर सकते हो तो कुर्सी पे बैठकर भी कुछ आसन किए जा सकते हैं। तो हमारी क्लास में हम कराते भी है चेयर योगा, भी कुछ दिन पहले हमने करवाया था चेयर योगा का प्रयोग। और आसन हम करते रहते हैं हमारी क्लास में। तो आप हमारी क्लास में जुड़े रहिए तो हम आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास आपको बताएंगे। और अभी हम आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जो हमारा श्वास चलता है तो दाहिना स्वर और बायां स्वर दोनों स्वर चलते हैं। कभी हमारा दाहिना चलेगा, कभी बायां चलेगा। दाहिने स्वर से श्वास जब चलता है तो हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, और बाएं स्वर से जब श्वास चलता है शरीर में ठंडक पैदा होती है। आप भोजन करने बैठते हो तो आप श्वास चेक कीजिए, आपका दाहिना स्वर अगर चल रहा है, आप भोजन करेंगे तो भोजन आपका जल्दी हजम होगा। अगर आपका बायां स्वर चल रहा है तो आप बाएं स्वर को बंद कर दीजिए। ऐसे थोड़ी देर आप दाहिने स्वर से श्वास लीजिए, छोड़िए, आपका दाहिना स्वर शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप भोजन कीजिए।
आपका भोजन पाचन जल्दी होगा। तो अभी हम कुछ एक दो प्रयोग आपको और बताऊंगा। चंद्रभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम किसे कहते हैं? जब हम बाएं स्वर से श्वास को लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं, वो कहलाता है चंद्रभेदी प्राणायाम। और जब दाहिने से लेते हैं, दाहिने से छोड़ते हैं, तो वो होता है सूर्यभेदी प्राणायाम। जब हम दाहिने स्वर चलता है तो हमारा बायां स्वर जब चलता है तो दाहिना मस्तिष्क हमारा सक्रिय होता है, एक्टिवेट होता है। और जब दाहिना स्वर चलता है तो हमारा बायां मस्तिष्क सक्रिय होता है। और कोई कोई समय ऐसा आता है जब हमारे दोनों स्वर चलते हैं, जिसे हम सुषुम्ना कहते हैं। दोनों स्वर से श्वास आना जाता है, वो कभी कभार होता है, दिन में एक दो बार दोनों स्वर चालू होते हैं, सुषुम्ना जब चलती है। तो आपका अभी कौन सा स्वर चल रहा है आप खुद चेक कर सकते हो, हाथ सामने रखते हुए। आपका दाहिना चल रहा है या बायां चल रहा है, आप देखिए। अब श्वास को, स्वर को बदलना अपने हाथ में। आपका अगर दाहिना चल रहा है, आपको बायां चालू करना है, तो दाहिने को बंद कर दीजिए, बाएं से लीजिए, बाएं से छोड़िए। कुछ देर करेंगे तो ये स्वर चालू हो जाएगा। अगर आपका बायां चल रहा है, दाहिना शुरू करना है, तो बाएं को बंद कर दीजिए, इससे लीजिए, इससे छोड़िए, ये आपका ये स्वर चालू हो जाएगा। और लेटना, अगर आपको दाहिना स्वर चालू करना है तो बाईं करवट लेट जाइए, आपका दाहिना स्वर चालू हो जाएगा। दाहिने करवट लेटोगे तो बायां स्वर चालू हो जाएगा। तो स्वर विज्ञान भी एक बहुत बड़ा एक विषय है, इसके बारे में अलग से 1 घंटे की क्लास भी ली जा सकती है, स्वर विज्ञान। तो अभी हम एक दो प्रयोग और आपको बताते हैं, फिर हम संपन्न करेंगे। पहले चंद्रभेदी प्राणायाम। दाहिने स्वर को बंद कीजिए, बाएं से लीजिए, बाएं से ही छोड़िए। केवल लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। इसके साथ हम महाप्राण ध्वनि को भी जोड़ सकते हैं। श्वास छोड़ते समय महाप्राण ध्वनि के साथ छोड़िए, आपका प्राणायाम भी हो गया, महाप्राण ध्वनि भी हो गई। महाप्राण ध्वनि भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, कोरोना काल में ये भी बहुत फायदेमंद हो सकती है। चित्त हमारा कंठ पे रहता है, जब महाप्राण ध्वनि करते हैं तो यहाँ प्रकंपन होता है। तो आप श्वास भरिए, महाप्राण ध्वनि के साथ लंबा श्वास छोड़िए। इसी तरह हम उल्टा, बाएं को बंद करते हुए राइट से लेना, राइट से छोड़ना, ये सूर्यभेदी प्राणायाम। श्वास जितना लंबा ले सकते हैं लंबा लीजिए, लंबा छोड़िए। हाँ, अब इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम गर्मी का मौसम हो तो चंद्रभेदी प्राणायाम हमें ज्यादा करना चाहिए, ठंडक पैदा करने वाला प्राणायाम है। और सर्दी के दिनों में सूर्यभेदी ज्यादा करना चाहिए। और जिनको हमेशा सर्दी जुकाम लगी रहती है, नाक बहते रहता है, तो उनको सूर्यभेदी प्राणायाम करने से फायदा मिल सकता है, शरीर में गर्मी पैदा होती है। तो अभी चंद्रभेदी सूर्यभेदी प्राणायाम किया हमने। इसी का ऑल्टरनेट, इससे लेना, इससे छोड़ना, इससे लेना, इससे छोड़ना, ये हो जाएगा हमारा अनुलोम विलोम। तो समय हमारा संपन्न होने जा रहा है, 2-3 मिनट समय बचे हुए हैं। तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए, जिज्ञासा समाधान हो तो अभी आपको अनम्यूट ऑप्शन में दे रहा हूं, सभी अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे अभी। एक एक करके जिनको भी बोलना हो अपने आप को अनम्यूट करें, अपना सवाल जिज्ञासा वो रखें, अपने अनुभव कुछ रखना चाहते हो तो बताएं, आपको प्रयोग कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। अपने आप को अनम्यूट करते हुए आप बात कर सकते हो। बात हो जाए आपकी पूरी, वापस म्यूट हो जाए। हाँ, अपने आप को अनम्यूट कीजिए जिनको बोलना हो। दीपक जी बेंगानी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कुछ पूछना है दीपक जी, अनम्यूट कीजिए, पूछिए। दीपक जी, इंद्रचंद बांटिया, मनोज बांटिया सब दिख रहे हैं।
बड़पेटा रोड के सभी साथी हमारे इंद्रचंद, मनोज, दीपक जी जुड़े हुए हैं। बहनों भी काफी चेहरे मुझे पहचाने से लग रहे हैं, सभी को तो नहीं पहचानता हूँ, कुछ चेहरे मैं पहचानता हूँ। हाँ, जिनको भी पूछना हो पूछ सकते हो। भाई साहब प्रणाम करूं। हाँ जय सर, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लगा आप लोग क्लास। और एक चीज पूछनी है कि कमर में बहुत ज्यादा पेन हुए तो भी के लिए क्या करना चाहिए? कमर बैक में पेन के लिए कमर की एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा पेन है आपको रीढ़ की हड्डी में, तो आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको ट्रीटमेंट ही लेना है। और थोड़ी हल्की फुल्का दर्द है तो हमें हमारे लिए इसमें मेरुदंड की क्रिया हम लेट के करवाते हैं। मेरुदंड की क्रिया 8 प्रकार की क्रिया हमारे प्रेक्षाचार्य में बताई गई है। मेरुदंड की क्रिया बहुत ही बढ़िया लाभदायक है, उससे हमारे शरीर का मोटापा भी कम होता है। रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, जिस तरह कपड़ा निचोड़ते हैं उसी तरह हम रीढ़ की हड्डी को निचोड़ देते हैं, और वो लेट के की जाती है। 8 प्रकार की क्रिया मेरुदंड की क्रिया बताई गई है। वो क्रिया करने से हमें बहुत आराम मिलता है कमर दर्द में, रीढ़ की हड्डी के दर्द में। ज्यादा प्रॉब्लम है आपको मन के खिसके हुए तो आपको नहीं करना है, ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आप बैठे बैठे कैसे करेंगे देखिए, मैं बताऊं आपको। बैठे बैठे इस तरह से आप दोनों हाथों को फैलाते हुए, जब पीछे ये हाथ आपका इस कंधे पे आ जाएगा, दूसरा हाथ पीछे चला जाएगा, पूरा ट्विस्ट, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं उसी तरह आपको रीढ़ की हड्डी को निचोड़ना है। इस तरह से पूरा ट्विस्ट, वापस आते समय इस तरह से ट्विस्ट। तो ये क्रिया हम जब लेट के करते हैं बहुत बढ़िया होता है। लेट कर हम प्रयोग करवाते भी हैं क्लास में, तो आप हमारी क्लास में जुड़िए। सुबह अभी जो लिंक आपको भेजा गया है, इसी लिंक से आप सुबह जुड़ सकते हो, प्रतिदिन रोज जुड़ सकते हो। सुबह 6:30 बजे हमारी क्लास शुरू होती है, 1 घंटा चलती है। एक दिन मेडिटेशन, एक दिन योगा चलता है। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। सांस को भी अच्छा बताया आप। दीर्घ श्वास पेक्षा से तो सुनोड़ो है, फिर भी बहुत अच्छा क्लियरली बताया। पर एक चीज गड़बड़ हो जाए, सूर्य वेदी और चंद्र वेदी किसको याद करने में प्रॉब्लम हो जाए। चंद्र वेदी, देखिए सूर्य वेदी, चंद्र वेदी स्वर विज्ञान के बारे में बहुत कुछ पूरा विज्ञान है। इसके बारे में हम चर्चा करें तो बहुत टाइम लग सकता है। इस तरह से हमारे सुषुम्ना, हाँ, सूर्य स्वर इतना ध्यान रखिए, दाहिना जो है ये सूर्य स्वर है और ये बायां जो है चंद्र स्वर। इसको ईड़ा कहते हैं और इसको कहते हैं पिंगला। ईड़ा और पिंगला, चंद्र स्वर यानी ईड़ा, सूर्य स्वर पिंगला। और जब दोनों चलते हैं, हमारे श्वास जब दोनों नासिकाओं से चलता है तो उसको बोलते हैं सुषुम्ना। और कभी कभी दोनों स्वर एक साथ चलता है सर, दोनों स्वर। जब आपका बायां स्वर चलेगा, दाहिना चलेगा, कोई टाइम ऐसा आएगा जब आपके दोनों स्वर चलेंगे तो हमारा उस समय सुषुम्ना। सुबह सुबह के टाइम आप मॉर्निंग में आप देखिए, आपका सुषुम्ना चालू रहेगा सूर्योदय से पहले। और इसीलिए क्या कहा जाता है कि ध्यान करने का सबसे बढ़िया समय ब्रह्म मुहूर्त बताया गया, उस समय हमारा सुषुम्ना चालू रहता है। और रात को सोते समय फिर एक ही चलता होगा। आपको देखिए एक स्वर चलेगा, करबट जिस करबट आप लेटेंगे, बाई करबट अगर आप लेटे हो तो दाहिना चलेगा, और दाहिनी करबट लेटोगे तो बायां चलेगा। तो सीधे लेटोगे तो आपका हो सकता है सुषुम्ना भी चालू हो जाए रात को। ऐसे खाना खाने के बाद बोलते लेफ्ट। खाना खाने के लिए मैंने बताया आपको, सूर्य स्वर चल रहा है उस समय आप खाना खाएंगे तो आपका पाचन अच्छा होगा। आपका अगर नहीं चल रहा है तो आप प्रयास पूर्वक दाहिना स्वर चालू कर लीजिए, बायां को बंद करते हुए दाहिने से लीजिए। कुछ देर अगर आप दबा के रखेंगे तो आपका दाहिना स्वर चालू हो जाएगा, और आप खाना सूर्य स्वर में खाएंगे तो आपको पाचन अच्छा होगा, हजम जल्दी होगा। बोला जाता है कि खाना खाने के बाद लेफ्ट करवट में सोना चाहिए, बायां करवट में सोना चाहिए, तब जल्दी खाना। बायां करवट लेटोगे तो सूर्य स्वर चालू हो जाएगा, सूर्य स्वर चालू होगा तो आपका खाना जल्दी पचेगा। ये सूर्य स्वर हो गया खाना पचाने का। बायां करवट लेटोगे तो आपका सूर्य स्वर चालू हो जाएगा। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सर। अभी जिज्ञासा समाधान का समय है, ये हमारा संपन्न होने जा रहा है। किसी को और कोई पूछना हो तो हम 1-2 मिनट ले सकते हैं, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। किसी को कुछ पूछना है? मेरी जी, अरे मैं पूछूं जी। अच्छा, हार्ट वाले को कुंभ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए हार्ट की प्रॉब्लम जिनको है, जिनको दमे की प्रॉब्लम है,
और जिनको हाई बीपी है उनको कुंभक अवॉइड करना चाहिए, करे तो भी थोड़ी समय के लिए, ज्यादा लंबा कुंभक नहीं करना है। अच्छा दमे की प्रॉब्लम वालों को तो कुंभक करना ही नहीं है, जिनका बीपी ज्यादा है, हार्ट प्रॉब्लम है, थोड़ा शॉर्ट कुंभक कर सकते हो, लंबा कुंभक नहीं करेंगे। ठीक। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, वो ऑक्सीजन लेवल नापने का एक तरीका और मतलब मैंने सुना है, वो सही है या गलत है, कि आप 5 मिनट तक एकदम नॉर्मल वॉक कीजिए, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 98 से अगर 93 मतलब 5 बार डाउन अगर हुआ है तो आप चेक करिए, तब आपका मतलब ऑक्सीजन आपका सही है। और अगर आप समझ नहीं पाया आप क्या पूछ रहे, ये क्लियर आवाज नहीं आ रही है आपकी। ऑक्सीजन लेवल नापने का एक तरीका मतलब मैंने और सुना है, वो सही है ऑक्सीजन या गलत लेवल, है? हाँ, ऑक्सीजन लेवल हमारा जो नॉर्मल हमारा जो ऑक्सीजन होना चाहिए अभी 95, उसका मेजरमेंट बताया गया 95 से ऊपर रहना चाहिए। वो मालूम है मुझे। हाँ, 95 से नीचे नहीं आना चाहिए। तो आप ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए आपने, मैंने जो बताया आपको, आप कुंभक अगर लगाते हो, कुंभक आपका अगर बढ़ रहा है धीरे धीरे, फेफड़े सही है तो आपका ऑक्सीजन लेवल सही रहेगा। और आपके नहीं, मेरा फेफड़ों में अगर प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन लेवल आपको डाउन हो जाएगा। लंबा श्वास लेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन आएगा। आप देखिए ऑक्सीमीटर लगाते हैं ना, अंगुली लगाते हैं ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर आज मेरे ख्याल से हर घर पे अवेलेबल है, ऑक्सीमीटर जो रखते हैं, है ना? नहीं, ऑक्सीमीटर आप पहले लगाइए, ऑक्सीमीटर लगा के आपका ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए, फिर आप 6 मिनट पैदल चलिए, 6 मिनट पैदल चहल पहल करते हुए चलिए, फिर दोबारा लगाइए, फिर दोबारा लगाइए, देखिए आपका ऑक्सीजन लेवल कुछ बढ़ेगा उससे। तो आप समझ लीजिए आपका बिल्कुल। हाँ, अगर नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब हमारा ऑक्सीजन सही नहीं है। नहीं बढ़ेगा तो फिर आपको ऑक्सीजन अगर कम हो जाता है, आपको लीजिए तो आपको दिल श्वास से आप उसको सुधार सकते हो, खुद से कर सकते हो। और ज्यादा ही कम हो गया तो फिर हमने ऑक्सीजन ऊपर से लेना पड़ेगा, डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। जय जिनेंद्र की। जय जिनेंद्र। तो कोई पूछ रही क्या? हेलो हेलो अंकल जी। जी बड़पेटा रोड हूँ। हाँ बोलो। हमारे नहीं गला में मतलब जी खांसी आ गया, 12 महीना में गला में खस रहे, यहाँ लाक्सी गला में और खांसी 12 महीने ही रहे, मेरे लिए कहीं करना चाहिए? देखो ध्वनि, महाप्राण ध्वनि, अभी हमने सोहम की ध्वनि भी की, सोहम की ध्वनि भी आप कर सकते हो। आपको कंठ पे यहाँ वाइब्रेशन महसूस होता है, महाप्राण ध्वनि करते समय आप चित्त को कंठ पे रखते हुए ऑरेंज कलर के ध्यान के साथ महाप्राण ध्वनि करिए। महाप्राण ध्वनि बहुत बढ़िया चमत्कारी प्रयोग है। और कैसे करना मैंने अभी बताया आपको, आवाज के साथ श्वास छोड़ना है। महाप्राण ध्वनि कीजिए, आपके गले के संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, गले में खिचखिच है और जो भी है, उससे आपको काफी आराम मिलेगा। महाप्राण ध्वनि आप कभी भी कर सकते हो, सुबह दोपहर शाम, जब मतलब दिखाइए यार कैसे। अब समय हमारा संपन्न होने जा रहा है, 4:10 हो चुके हैं ऑलरेडी, मेरे ख्याल से 4-5-7 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो समापन की ओर चलना है। हाँ, मैं और किसी की आप जिज्ञासा है? कभी पूछ ली तारा सोनी भी है, देख सोनी की वो। तो अब आभार ज्ञापन का समय है जी। तो आराध्य देव के चरणों में सत वंदन। यहाँ उपस्थित सभी सेशन से जुड़े भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र एवं योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी योगा के लिए कुछ थोड़ा बोलना चाहूंगी। योगा मतलब शरीर का स्वस्थ। योगा शब्द योग शब्द से है। योगा जीवन जीने का तरीका है। हमारा किसी के साथ योग का संबंध है। हाउ वी थिंक इज डायरेक्टली कनेक्टेड हाउ वी रिफ्लेक्ट अवरसेल्फ। हमारी हर सोच वातावरण के साथ। आज हम वातावरण, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, जो नहीं बोल रहे अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट नहीं रहे। हाँ बोलो बोलो। आज हम वातावरण को देखें तो खुशी, प्यार, लव या रेस्पेक्ट, इन शब्दों के बजाय हमारे लाइफ में स्ट्रेस, फेयर, एंग्जाइटी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। हमारे जीवन में योग कुछ पल, कुछ क्षण के लिए नहीं, बल्कि हम सबको मिलकर एक संकल्प करें कि हमें रोज योगा करना चाहिए ताकि हम एक सुंदर जीवन जी सके। तो वासु साहब ने अभी हमें बहुत ही अच्छा योग के तरीके बताए हैं।
जिसे अगर हम रोज अपनाएं तो हमारा जीवन सरल, सहज और एवर हैप्पी बन जाता है और रिश्ता भी बहुत सुंदर बन जाता है। तो मैंने हम सब जो खाना खाने के बाद हम हल्के फुल्के जो क्रिया प्रयोग कर सकते थे वही बताया। कठिन योग मैंने नहीं कराया, कारण अभी मालूम है सर ने 2 बजे खाना खा के बैठे हो गए आप, 1 घंटा ही हुआ है, तो खाना खाने के कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे बाद हमें आसन करने हैं। तो इसीलिए आसन मैंने नहीं कराए, क्योंकि आसन करने का समय सुबह सुबह जल्दी करना, खाली पेट करना वो बढ़िया समय होता है। आसन आपको करना है तो हमारे साथ सुबह की क्लास में जुड़िए। आसन हम सारे आसन करते हैं, लेट कर, बैठ कर, खड़े होकर सब करवाते हैं। सही है मास्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हमें योगी जीवन जीना चाहिए। अपनी सुबह की शुरुआत हमें उठते ही अपने फोन से और अखबार से नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी परमात्मा से और राजयोग से करनी चाहिए। तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम रोज योगा करें और अपने लाइफस्टाइल में इसको अपनाएं और एक सुंदर जीवन में सफलता पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करती हूँ। बहुत ही अच्छा सेशन था। तो बहुत जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, इतने तो कम से कम कल हमारे साथ जुड़ेंगे हैं, सुबह 6:30 बजे है, इतने तो जुड़ेंगे। इतना तो मैं मतलब आपका मतलब वादा कर सकते हो आप भी, हम कल सुबह तो जुड़ेंगे। एक दिन जुड़ के देखिए। और कल हमारे साथ मंगलवार का दिन है, मंगलवार को हमारे साथ अर्चना जी सांखला जो सूरत में रहती है वो जुड़ती है, बहुत अच्छी ट्रेनर है, उनका चलता है मंगलवार के दिन उनकी क्लास होती है और बहुत बढ़िया उनका क्रम चल रहा है उनका भी। और अभी हमने योग पखवाड़ा 15 दिन का योग पखवाड़ा मनाया। हमारे साथ देश और विदेश से अच्छे अच्छे जो ट्रेनर है वो जुड़े। 15 दिन के हमारे प्रोग्राम अभी चले, आज उसका समापन हुआ सुबह है। और 15 दिन के वीडियो हमारे सारे के सारे वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। जो अभी विशेष पखवाड़ा हुआ MP के फिटनेस क्लासेस के नाम से हमारा YouTube पे चैनल है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे जो क्लासेस होती है, क्लासेस के वीडियो उसमें मिलेंगे। 350 से ज्यादा वीडियो अभी तक उसमें अपलोड हो चुके हैं हमारी क्लास के। हमारे सुबह की क्लास में स्पेशलिस्ट आते हैं, विशेषज्ञ आते हैं, और रविवार को हम एक विशेषज्ञ को बुलाते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट, डॉक्टर, घुटना स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट, ऐसे अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट आते हैं और उसके बारे में स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। तो हमारा रविवार का 9 बजे प्रोग्राम चलता है, शनिवार को दोपहर को 3 बजे भी चलता है और प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे चलता है। अभी हम समापन की ओर, दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए, मेरुदंड गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ आप बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। आपने आमंत्रित किया और आज इतना अच्छा सेशन आप लोगों को लगा, आपने अपना समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप लोगों के प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।